चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब एक नया सेक्शन है 194I जो TDS के बोलता है काटने के लिए ऑन पेमेंट ऑफ रेंट, है ना। 194I TDS टू बी डिडक्टेड इफ पेमेंट इज मेड फॉर रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी। अगर किसी भी चीज़ का रेंट दिया है तो उसका TDS काटना पड़ेगा। कितना काटेंगे, कब काटेंगे, ये भी देखते हैं ना। ये एक एक्ट की लैंग्वेज है, इसे पढ़ते हैं पहले जरा एक बार। 194I एनी पर्सन नॉट बीइंग इंडिविजुअल HUF, है ना, who is responsible for paying to a resident any income by way of rent, sell at the time of credit or such income or to the account of the payee or at the time of payment thereof in cash or by the issue of check or draft or any other mode whichever is earlier in pay। इस लाइन का मतलब क्या है? रेंट एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम। इसका मतलब क्या है? पे ही होता है जिसको पे करना है हमने, है ना, वो पे ही है। मतलब ऐसे सोचोगे कि रेसिपेंट जो है वो पे ही है। तो अब इस लाइन का मतलब क्या है पता है? आपने TDS कब काटना है? कॉम्पो जो बोल रहे हो आप वो गलत बोल रहे हैं। एट द क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ये लिखा है पेमेंट, जब पे करोगे, यानी कि उस टाइम क्या है, जब आप रेंट ड्यू कर रहे हो। हमने TDS की कॉमन बात में क्या लिखा था? बिल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर रेंट में कोई GST, अगर आपका लैंडलॉर्ड GST में रजिस्टर्ड नहीं है तो जनरली आपको बिल इशू नहीं करेगा। तो रेंट बाय डिफॉल्ट पे कर रहे हो आप मंथली, जो एग्रीमेंट में लिखा है वो रेंट आप पे कर रहे हो। अगर वो GST में रजिस्टर्ड है फिर तो उसे बिल इशू करना है। अगर आपका लैंडलॉर्ड GST में रजिस्टर्ड नहीं है, और ये तब से लिखा हुआ जब से GST आया ही नहीं था, है ना। कमर्शियल रेटिंग पे GST लगता ही नहीं था, वो तो GST आने के बाद कमर्शियल रेटिंग पे GST लगा ना, तो उससे पहले तो GST लगता नहीं था। तो उससे पहले तो ये एक्ट में जो लैंग्वेज लिखी है तब से ही लिखी है, यानी कि अगर वो आपको बिल नहीं भी दे रहा मंथली, तो मंथली आप रेंट की पेमेंट ड्यू करते हो ना, रेंट एक्सपेंस डेबिट, उस पर TDS काटना है। रेंट एक्सपेंस डेबिट टू लैंडलॉर्ड लिखोगे। तो जब आपने 1 तारीख को, मान लीजिए 1 मई को आपने रेंट देना है, तो आप लिखोगे रेंट एक्सपेंस डेबिट टू लैंडलॉर्ड 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। क्या 1 तारीख को आपने पैसे दिए हैं? अभी नहीं दिए। पेमेंट करिए, मान लीजिए आपने 7 तारीख को, 7 मई को पैसे दिए, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक क्रेडिट। तो आपने पेमेंट कब करी? 7 तारीख को। तो TDS कब कटेगा? 1 तारीख को या 7 तारीख को? 1 को या 7 को? 1 को सिमरन बेटा, 1 को। बिल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर बाय इनकम बाय वे ऑफ दैट सेल बी एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। यहाँ पे आपने क्रेडिट कर दिया ना लैंडलॉर्ड का अकाउंट। सेल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट का मतलब है जब आप उसकी पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट कर दे रहे हो। आप पैसे जब मर्जी दो, इनकम टैक्स कह रहे हैं, मेरे को इस बात से कोई मतलब नहीं आप किस दिन पैसे देते हो। आपने अगर अपने यहाँ पे खर्चा बुक कर लिया, मान लीजिए आपने ये पेमेंट करी ही नहीं, आपने मकान मालिक को बोला भाई अभी बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे बाद में दूंगा, लेकिन आपने ये खर्चा बुक कर लिया, मई का, जून का कर लिया, जुलाई का कर लिया, अगस्त का कर लिया, कोई पैसे नहीं दिए मकान मालिक को, आज कल परसों करे जा रहे हो। 5 महीने से आप खर्चे बुक करे जा रहे हो, पेमेंट नहीं करी है आपने। मई से लेके अगस्त तक सारे ड्यू की एंट्री बुक करी है, नो पेमेंट मेड। तो क्या हम TDS काटेंगे? नहीं काटेंगे। पेमेंट करी नहीं 1 महीने की भी, नो पेमेंट डन, नो पेमेंट डन, है ना। आपने अब मई का बिल रेंट बुक करा, जून का बुक करा, जुलाई का बुक करा, अगस्त का करा, 4 महीने रेंट बुक करी है, लेकिन मकान मालिक को पैसे नहीं दिए। क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि अभी आपके पास पैसे हैं नहीं, फंड्स हैं नहीं। तो फिर एंट्री क्यों कर रहे हो आप हर महीने? अगर आपके पास पैसे देने के लिए पैसे नहीं है तो एंट्री क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। अकाउंटिंग ने हमें बोला है कोई भी ऐसी इवेंट जो मॉनेटरी हो, मेरी बिजनेस से रिलेटेड हो और मेरी अकाउंट और उसमें कोई मॉनेटरी वैल्यू हो तो मैं रिकॉर्ड करूँगा। मेरे बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, कोई इवेंट होनी चाहिए और मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। जैसे ही मई का महीना आया तो क्या मई का महीने का रेंट ड्यू हो गया? नहीं हो गया?
मैंने मई के महीने में उसका ऑफिस यूज कर रहा हूँ, बिल्डिंग यूज कर रहा हूँ, रेंट देने के लिए लाइबिलिटी तो है ही ना मेरी। लाइबिलिटी मैं पे कब करूँगा, ऑन डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड, लेकिन मेरे पास रेंट देने की लाइबिलिटी तो आ गई। तो लाइबिलिटी जैसे आ गई, लाइबिलिटी आ गई प्लस मुझे रेंट का अमाउंट भी पता है और रेंट की लाइबिलिटी मेरी कंपनी के साथ है, तो इवेंट भी आ गई, मॉनेटरी वैल्यू भी आ गई और रिलेटेड टू माय अकाउंटिंग एंटिटी भी आ गई। तो अकाउंटिंग के तीनों चीज़ पूरे हो गए, तीनों कंडीशन पूरे हो गए, एंट्री तो मुझे करनी पड़ेगी। अब पैसे जब दूंगा तब दूंगा, तो मेरे को मई की भी एंट्री करनी है, जून की भी करनी है, जुलाई की भी करनी है और अगस्त की भी करनी है। एंट्री इसलिए कर रहा हूँ। इनकम टैक्स करा, अगर आपने हर बार ही बोल दिया लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट, लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट, लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट, तो फिर टीडीएस काट लो, है ना। वी लिखा है एट एनी इनकम बाय वे ऑफ रेंट सेल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयर ऑफ। क्रेडिट कर दो या पेमेंट कर दो। अगर आपने रेंट ड्यू करने से पहले पेमेंट ही कर दी तो भी पेमेंट भी टीडीएस काटना पड़ जाएगा, पूरा चेक नहीं देना उसको आपने। अगर पेमेंट पहले कर दी तो पेमेंट पे टीडीएस काट लो। अगर आपने रेंट पहले बुक करा, पेमेंट बाद में करोगे तो पहले बुकिंग पे काट लो, जर्नल पे काट लो। जब आप ड्यू करते हो ड्यू पे काट लो। ये वही बात है जो हम बिल्कुल पहले दिन पढ़ कर आए थे, बस अब की बार हमने इसे एक्ट की भाषा में पढ़ा और कुछ नहीं है। वही है बिल और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा था। अगर एक्ट में पढ़ने जाओगे तो ऐसे लिखा हुआ है वो, है ना। अब टीडीएस रेंट के अंदर भी दो समस्याएं हैं। रेंट में दो चीज़ें दी हुई हैं उसने कि अब रेंट को दो कैटेगरी में बांटा है। एक बांटा है रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड फर्नीचर, दूसरा रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी। अगर आपने किसी से ऑफिस, गोडाउन, दुकान, कोई भी चीज़ का किराए पे लिए आपकी कंपनी ने, तो आपकी कंपनी को उसका टीडीएस काटना पड़ेगा। कब काटना पड़ेगा? इफ़ अमाउंट, यानी कि अमाउंट किस चीज़ का, रेंट का, है ना, अमाउंट एक्सीड्स ₹2,40,000। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, अमाउंट एक्सीड ₹2,40,000, 2,40,000 रुपये क्या पर मंथ। हाँ जी, 2,40,000 रुपये से ज़्यादा कब होना चाहिए? 1 महीने का, 2 महीने का, कितना दिन का? इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर 2,40,000 से ज़्यादा किसी भी फाइनेंशियल ईयर में रेंट 2,40,000 से ज़्यादा हो जाएगा तो टीडीएस काटना पड़ेगा। और रेंट जनरली रेंट पे एग्रीमेंट होता है ना, जनरली एग्रीमेंट होता है, तो आपको एग्रीमेंट ही पहले दिन बता देगा कि इसका टीडीएस पूरे साल में इनकम 2,40,000 से ज़्यादा होगी इस मकान मालिक की या नहीं होगी। तो आप एग्रीमेंट देख के डिसाइड कर सकते हो कि इसकी लिमिट 2,40,000 से पार इस फाइनेंशियल में होगी या नहीं होगी। अगर आपको लगता है फाइनेंशियल में लिमिट 2,40,000 से पार हो जाएगी तो टीडीएस काटना है। कितना? एट द रेट ऑफ 10% और एट द रेट ऑफ 2%। ठीक है। तो ये सिर्फ बिजनेस के लिए है क्या? कैसे कैसे दोबारा बोलो। ये सिर्फ बिजनेस के लिए है क्या, इंडिविजुअल्स के लिए भी? इंडिविजुअल के लिए तब होगा जब इंडिविजुअल कोई बिजनेस करता होगा जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा होगी तो होगा। आप अगर मान लीजिए ये समझा होता है, पर मैं ये पूछना था कि इंडिविजुअल का भी ऐसा। अच्छा, समझ गया। आप अभी कहाँ रहते हो? अभी नवी मुंबई। आपका अपना मकान है, किराए पे रहते हो? हाँ, अपना है। किराएदार उधर है आपके पास? क्या? कोई किराएदार रखा है आपने? नहीं रखा तो दोनों सबसे सेफ हो, ना काटना पड़ेगा ना कटवाना पड़ेगा टैक्स। नहीं यार, देखो इंडिविजुअल को टीडीएस तब तक नहीं काटना जब तक उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। आप एक बात को बिल्कुल, इस बात को नोट बांध के रखो। टर्नओवर कब होता है? जब आप बिजनेस करते हो। टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा, प्रोफेशन करते हो तो 50 लाख से ज़्यादा, है ना। प्रोफेशन में वो इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, यानी कि वो लिमिट है जो ऑडिट के ऊपर एप्लीकेबल होती है। अगर आपका प्रोफेशनल इनकम है, आप सीए, सीएस, एडवोकेट, कंसल्टेंट हो और आपकी ग्रॉस रिसीट फ्रॉम योर प्रोफेशन एक्सीड 50 लाख, और इफ़ यू आर इन ए बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग और सर्विसेज, आप अगर बिजनेस में हो, आपकी टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड करती है तो आपके ऊपर टीडीएस के प्रोग्राम एप्लीकेबल होंगे, नहीं तो टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है। और जो आप ये कह रहे हो इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल अगर मान लीजिए आपने अपना कमरा किसी को किराए पे दिया, आपने अपना घर किसी को किराए पे दिया और वो रेजिडेंशियल डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए उस मकान को यूज कर रहा है, तो वो टीडीएस नहीं काटेगा। समझे?
डोमेस्टिक अभी उसमें एक 194B है, वो अभी इसके बाद ही करते हैं। 194IB है जिसमें वो आता है कि TDS इंडिविजुअल भी TDS काटेगा। 194IB अकेला सेक्शन है जो कहता है इंडिविजुअल भी TDS काटेगा, उसको भी करते हैं। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, जब कमर्शियल लेटिंग आउट हो रही है ना, कोई कंपनी अपने लिए, अपने दुकान के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने गोडाउन के लिए, फैक्ट्री के लिए, किसी भी के लिए कोई प्रेमाइसिस किसी से किराए पर लेगी। अदरवाइज किसी भी इंडिविजुअल को किसी को भी TDS काटने की ज़रूरत नहीं है ना। मैंने आपको इसलिए पहले दिन ये वाली चीज़ पहले दिन पढ़ा दी, कहीं दूसरे दिन तलवार लेके सड़क में ना निकल जाओ। मैंने उस दिन भी बोला था कि जो कौन कौन रेंट दे रहा है TDS जमा करो फटाफट। वो नहीं करना है TDS आपने जमा। TDS इंडिविजुअल तभी करेगा जब उस बिज़नेस से, जिस बिज़नेस के लिए उसने दुकान, मकान, ऑफिस कुछ किराए पे ले रखा है, उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा या प्रोफेशनल की ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज़्यादा हो जाएगी तो TDS वो 10 नंबर अप्लाई करेगा, उसके अगले साल TDS फाइल करेगा, वो TDS के प्रोविजन लगेंगे। अदरवाइज कमर्शियल लेटिंग आउट में TDS इंडिविजुअल TDS तभी काटेगा, नहीं तो एक कंपनी और फर्म के लिए तो पहले दिन से एप्लीकेबल होता ही होता है। ठीक है ना। इंडिविजुअल रेंट पे TDS काटता है सेक्शन 194IB में, उसके बाद पढ़ते हैं। अभी ये वो उसमें कुछ अलग कंडीशन है जो आप कह रहे हो, वो उसमें कुछ मीट कर जाएगा वो चीज़ें। तो अगर आपका रेंट 2,40,000 रुपये से ज़्यादा है साल का, विद इन अ फाइनेंशियल ईयर 2,40,000 से ज़्यादा रेंट होगा तो TDS कटेगा 10% इफ़ लेटिंग इज ऑफ द बिल्डिंग और फर्नीचर। अगर बिल्डिंग या फर्नीचर किराए पे लिया है तो, अगर प्लांट एंड मशीनरी किराए पे ली है तो 2% TDS कटेगा। लिमिट दोनों में 2,40,000 है। मैंने आपको बोला था कार हायर चार्जेस में थोड़ा सा डिस्प्यूट है, ब्लर लाइन है ना। अगर आपने मान लीजिए कार हायर, टैक्सी हायर करिए किसी से, तो टैक्सी की हायरिंग में कई बार लोग 194I में भी TDS काट देते हैं और 194C में भी काट देते हैं। तो 194I और C दोनों जगह चल जाता है। लेकिन अगर इंडिविजुअल होगा तो इंडिविजुअल को 194I में आके प्रॉब्लम होगी, है ना। और 194I में प्रॉब्लम क्यों होगी, उसका TDS 2 कटेगा और इंडिविजुअल का 194C में कितना कटता है, 1% कटता है। तो अगर वो सर्विस प्रोवाइडर इंडिविजुअल होगा तो उसे तकलीफ हो सकती है। अगर वो सर्विस प्रोवाइडर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसको सेक्शन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर काट लो या उधर काट लो, TDS तो 2% करता है। तो 194I में प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लीजिए देखो ऐसा कर सकते हो आप ट्रेड प्रैक्टिस के लिए, मान लीजिए आपकी कंपनी कार हायर पे लेती है किसी टूर एंड ट्रैवल एजेंसी से, आपने फिक्स मंथली रेंटल के लिए ले रखी है। मंथली रेंटल पे अगर कार ले रखी है तो फिर तो 194I में आ जाती है। लेकिन अगर आपने उससे ऑन कॉल बुलाते हो, हाँ भाई हमारे डायरेक्टर को मीटिंग के लिए जाना है, यहाँ से ले जाओ, वहाँ छोड़ दो और वापस यहाँ लेके छोड़ देना है किसी और डेस्टिनेशन में, मतलब कॉल बेसिस पे अगर ड्यूटी हो रही है तो 194C में ले जा सकते हो। अगर फिक्स रेंटल है, मंथली रेंट फिक्स है, यानी कि कार आपके लिए डेजिग्नेटेड हो गई, तो अगर कार डेजिग्नेटेड हो गई तो फिर आप यहाँ 194I में आ सकते हो, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर सर्विस प्रोवाइडर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो फिर तो कोई तकलीफ नहीं है, दोनों केस में 2% ही है, फिर वहाँ प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, बस ये ध्यान रखना। अगर ऑन कॉल बेसिस पे कार बुक हो रही है और कार की सर्विस लेके कार छोड़ दी जाती है तो 194C ज़्यादा बेस्ट है। और अगर कार मंथली बेसिस पे आपके पास है, जिसमें कार में फ्यूल हो सकता है आप डलवा रहे हो, फ्यूल हो सकता है कंपनी डलवा रही हो, लेकिन कार हमेशा मंथली बेस पे आपके प्रीमाइसिस पे रिपोर्ट होती है, आपके लिए डेडिकेटेड कार है वो, तो फिर वो रेंटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है 194I में ही आएगी वो, है ना। तो ये थोड़ा सा ब्लरी लाइन है, इस लाइन का अभी तो कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर आपको देख लेना है कहाँ ज़्यादा बेटर है, तो फिर भी सेफ्टी के लिए अगर 194I में आ जाओगे तो ज़्यादा अच्छा, आप शॉर्ट डिडक्शन में नहीं आओगे, है ना। 194I में आओगे तो शॉर्ट डिडक्शन में नहीं आओगे, उससे बच जाओगे। तो ये दो क्लॉज हैं 194I के अंदर, रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रेंट ऑफ बिल्डिंग। हाँ ये हर डिडक्टिव में, यहाँ पे डिडक्टिव का चक्कर नहीं है। वो डिडक्टिव वाला चक्कर इंडिविजुअल HUF और कंपनी, प्राइवेट कंपनी, फर्म, वो केवल 194C के अलावा कहीं नहीं है ऐसा। बाकी सारे सभी डिडक्टिवों के लिए सेम रेट है। वो केवल 194C में ऐसा हुआ था। 194C में पहले तो कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर का रेट भी अलग होता था, बाद में वो सब सेम कर दिया उन्होंने। तो इसमें सबका 2%, इसमें कोई लेना देना नहीं है कि इंडिविजुअल है, कंपनी है, कौन है, उससे कोई लेना देना नहीं किसी को। चले आगे, ये नोट कर लिया सर? हाँ जी सर बोलो। सर इधर कोई कंपनी रेंट पे जगह 20 पे दिया तो क्या, दोबारा बोलो। सर कोई कंपनी रेंट पे जगह 20 पे दिया तो रेंट लीज सब सेम है, सब सेम है। ये देखो
Rent means any payment by whatever name called under any lease, sublease, tenancy or any other agreement or arrangement of for the use of any of the land, building, plant and machinery, apparatus, ये सब है ना। अगर चाहे लीज के नाम से लो, सब लीज के नाम से लो, रेंट लो, टेनेंसी दो, कुछ भी दो, किसी भी नाम से बोलोगे तो लीज, रेंट सब इसी के अंदर कवर्ड है। क्लियर है? अब देखो, जो आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हो वो ये है, एक इंडिविजुअल को भी टीडीएस काटना पड़ेगा और बिना 10 नंबर लिए। अगर कोई इंडिविजुअल सैलरीड एम्प्लॉय है, ये उसकी बात हो रही है जो सैलरीड है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, जिसकी टर्नओवर, क्या सैलरीड एम्प्लॉय की टर्नओवर होती है? सैलरीड एम्प्लॉय की जो नौकरी करता है उसकी टर्नओवर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो हमने अभी तक जो कॉमन पॉइंट पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि इंडिविजुअल कब टैक्स 10 नंबर लेगा, जब उसकी टर्नओवर 1 से करोड़ है। तो यानी कि टर्नओवर वाला क्राइटेरिया इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, वो टर्नओवर वाला क्राइटेरिया इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ऐसा इंडिविजुअल जिसका मंथली रेंट, जो पर मंथली रेंट फॉर रेजिडेंशियल, उसका तो हो सकता है ना। क्या चीज़, दोबारा बोलो। जैसे मान लीजिए कंपनी अगर किसी को हायर करती, किसी अच्छे सैलरी पैकेज दे, उसका तो अगर मान लीजिए आप ऐसे काउंट नहीं कर रहे, कोई कंपनी अगर किसी को कोई सैलरी पैकेज जैसे 50-60 या इस तरह से देती है, उसका तो फिर काउंट हो सकता है ना पैकेज, कि वो नहीं काउंट होगा। अच्छा, मान लो ये मिस्टर ए हैं, इनकी 20 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हो, ये सैलरी जो है टर्नओवर काउंट कर लें, 20 लाख इंटू मतलब 2 करोड़ 40 लाख है ना, 2 करोड़ 40 लाख हो जाएगी ना पूरे साल में। तो क्या ये टर्नओवर हो सकती है? नहीं सर। अलीसा, देखो अमाउंट ज़्यादा हो कम हो उससे कोई नहीं पड़ता, जो नेचर है वो तो नेचर है ना। सैलरी तो हमेशा सैलरी रहेगी, वो टर्नओवर कैसे हो सकती है? टर्नओवर नहीं हो सकती ना। टर्नओवर का मतलब है ग्रॉस रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो सैलरी के केस में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होता है, एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज उसको सेल नहीं करता है, रेंडर करता है ना। एम्प्लॉय क्या एम्प्लॉयर को बिल बना के देता है हर महीने, ये लो सर मैंने 8 घंटे काम करा, मेरे 8 घंटे का आवरली रेट, ऐसा होता है? नहीं होता, नहीं होता ना। तो टर्नओवर हो ही नहीं सकती जब तक आप बिजनेस या प्रोफेशन में नहीं हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और प्रोफेशन कर रहे हो तो आपकी टर्नओवर होगी, नहीं तो आपके पास टर्नओवर नहीं हो सकती वो, है ना। पैसे तो हर एम्प्लॉय कमा रहा है ना, 10,000 रुपये महीने वाली सैलरी वाला भी सैलरी कमा रहा है, तो उसकी टर्नओवर कोई हो जाएगी। टर्नओवर का मतलब है ग्रॉस रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल जो सैलरीड एम्प्लॉय है, कहीं पे जॉब करता है, कहीं पे नौकरी कर रहा है, और उसका मंथली रेंट फॉर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, जहाँ वो रहता है रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए वो मंथली रेंट देता है एक्सीडिंग ₹50,000, 50,000 से ज़्यादा का रेंट देगा तो उसे टीडीएस काटना पड़ेगा। 50,000 रुपये पर मंथ, ये पर मंथ है। अभी तक कोई लिमिट मंथली की बात नहीं करी हमने, ये पर मंथ की लिमिट है उसकी, है ना। देखो हो क्या रहा था, गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट का मानना ये है कि कई लोग जो अच्छी सैलरी कमा रहे हैं, अच्छी सैलरी कमा के लोगों को रेंट दे रहे हैं। मान लीजिए कोई आदमी साल का 6 लाख रुपए का किसी मकान मालिक को किराया दे रहा है, तो उस मकान मालिक के पास तो इनकम आ रही है ना एडिशनल, जिसे वो दिखाए या ना दिखाए। अगर वो एम्प्लॉय अपने यहाँ पे HRA क्लेम नहीं करेगा तो क्या उसका रेंट दिखेगा उसको, मकान मालिक को, इनकम टैक्स को उसकी रेंटल इनकम दिख पाएगी? नहीं दिख पाएगी ना। तो मकान इनकम टैक्स ने ये इसलिए बीच में क्लॉज इंसर्ट करा कि अगर आपके पास, देखो अगर आप किसी को 50 लाख से 50,000 महीने से ज़्यादा किराया दे रहे हो क्योंकि आप इंडिविजुअल थे, है ना, आपके पास 10 के प्रोविजन टीडीएस नंबर अप्लाई करना नहीं था, बिकॉज यू आर अ सैलरीड एम्प्लॉय एंड योर टर्नओवर, कभी भी आपकी टर्नओवर तो कभी भी बढ़ेगी नहीं। टर्नओवर नहीं बढ़ेगी तो आपके पास, आपसे जो इनकम मकान मालिक कमा रहा है उसकी इनकम तो कभी वाइट होगी नहीं,
तो उसकी इनकम कभी वाइट नहीं हो रही थी। उन लोगों को ट्रैप करने के लिए इनकम टैक्स ने सैलरीड लोगों के ऊपर भी लगा दिया क्लॉज। सैलरीड, लेकिन वही सैलरीड के ऊपर है जिसकी सैलरी कितनी, इनकम टैक्स सैलरी की बात नहीं कर रहा। अगर उसका रेंट, मंथली रेंट एक्सीड करता है 50,000 रुपये से, तो उसको TDS काटना है @5%, TDS @5%। और ये अलग ही अपने आप में ये अलग क्लॉज है, ये ज़बरदस्ती इंसर्ट करा हुआ क्लॉज है, इसलिए बाकी क्लॉजों से मैच नहीं कर रहा। एक तो सैलरीड एम्प्लॉय को 10 नंबर अप्लाई नहीं करना, जो सैलरी क्लास है जिसकी सैलरी चाहे जो मर्जी हो, लेकिन वो किराया महीने का 50,000 पे कर रहा है। अगर वो महीने का किराया 50,000 रुपये पे करता है अपने रहने के लिए रेजिडेंशियल अकोमोडेशन पे, तो मकान मालिक का TDS काटेगा 5%। ये 50,000 पर मंथ की लिमिट है, ध्यान रखना, इसमें एनुअल लिमिट नहीं है। TDS का रेट भी 5% है, और TDS जमा भी एनुअली कराना है, एक बार, हर महीने जमा नहीं कराना, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था मैं हर महीने का अगर ये वो लगा देंगे ड्यूटी तो पब्लिक परेशान हो जाएगी ना। बहुत सारे एग्जीक्यूटिव इसमें, बहुत सारे CEO CFO लोग हैं जो गुड़गांव और नोएडा जैसी जगह में अच्छे अच्छे वो ले रहे हैं, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन लेके 1-2 लाख रुपये महीने का किराया पे कर रहे हैं, है ना। तो अगर उनके हर महीने TDS काटने के लिए एक अकाउंटेंट तो उनको इस काम के लिए हायर करना पड़ेगा। तो इसलिए ना सरकार ने बोला कि साल के आखिरी महीने में आप जमा करा देना TDS पूरा का पूरा इकट्ठे। बस गवर्नमेंट चाहती क्या है कि वो मकान मालिक हाथ में आए जो 50,000 रुपये महीने का किराया कमा रहा है। गवर्नमेंट को ये आदमी चाहिए, है ना। आप कितने कमा रहे हो, कहाँ से 50,000 रुपये महीने का किराया दे रहे हो, पता नहीं है। आप अगर बिजनेस करते तो आप 194I के अंदर ऑलरेडी कवर थे। आप बिजनेस कर नहीं रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, तो आपकी टर्नओवर तो कभी होगी नहीं। तो इसलिए आपके लिए ज़बरदस्ती एक सेक्शन बनाया गया 194IB। ये ज़बरदस्ती क्रिएट करा हुआ सेक्शन है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, बाकी सेक्शन से कोई तालमेल नहीं है। बाकी सारे सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, ऑल लिमिट्स आर एप्लीकेबल फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर। तो मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको साल का अगर रेंट 6 लाख से ज़्यादा होगा तो TDS काटना है, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं हर बार बोल रहा हूँ कि महीने का रेंट अगर मान लीजिए आपने अपने ऑफिस के आसपास कोई मकान किराए पे लिया जनवरी 24 में, और मकान का किराया है 60,000 रुपये पर मंथ, तो क्या TDS काटोगे या नहीं काटोगे? काटेंगे, है ना। तो मैं 50,000 पर मंथ का साल में 6 लाख नहीं बोल रहा हूँ, इसकी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है कि 6 लाख आप सोचो कि साल का 6 लाख होना चाहिए, नहीं, वहाँ मैथमेटिक्स मत लगाना। यहाँ फ्लैट लिमिट है, 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा होगा तभी TDS काटोगे। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का किराया देने से पहले, जब मार्च का किराया दे रहा होगा तो 3 महीने का TDS काट के देगा, है ना। कि TDS काटना कितना है, 5% है। TDS एग्जाम्पलरी 5% है, ज़्यादा नहीं है, बल्कि उसमें तो 10% है, इसमें 5% है। और एक बार में जमा करा देना 1 गो में। अगर मान लीजिए किसी ने अप्रैल में किराए पे लिया घर और अगस्त में छोड़ दिया, है ना, अप्रैल में लिया था, अगस्त में छोड़ दिया, मंथली रेंट 70,000 रुपये पर मंथ था, 70,000 पर मंथ का रेंट था, तो क्या करेगा, जब वो अगस्त का किराया दे रहा होगा उससे पहले TDS जमा कर देगा। मार्च का इंतजार नहीं करना, है ना। जब वो अगस्त का रेंट देगा उससे पहले TDS जमा करेगा उसका। अब क्या होगा, अप्रैल से अगस्त तक का TDS जमा कर देगा 5 महीने का। तो अगर मंथली रेंटल, हालांकि ये बिजनेस में काम नहीं आएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई आपका जानने वाला या आपकी कंपनी, जिस कंपनी में आप अकाउंटेंट हो, उस कंपनी के डायरेक्टर ने, किसी कंपनी के शेयर और सीनियर मैनेजमेंट ने कोई मकान किराए पे ले रखा हो और उसका किराया वो अपनी जेब से दे रहा हो। अगर कंपनी दे रही है तो फिर आप 194IA में कवर ही हो। अगर आप 194I के अंदर कवर थे, अगर कंपनी किराया देगी तो आप यहाँ कवर्ड हो, और वहाँ तो लिमिट भी 2,40,000 है, जो अभी हम पढ़ के आए हैं। लेकिन हो सकता है कोई डायरेक्टर, कोई CEO, CFO अपने पॉकेट से किराया भर रहा हो, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो किराया 50,000 से ज़्यादा दे रहा होगा तो आपको बोलना पड़ेगा सर इस पर TDS काट के जमा कराना पड़ेगा आपको, हर मतलब साल के लास्ट में एक बार में, या मकान खाली करने टाइम पे, जब भी लास्ट पेमेंट ऑफ रेंट होगी तो TDS जमा करना पड़ेगा। तो 194I भी बहुत ज़्यादा यूजुअल नहीं है, लेकिन है ये क्लॉज। इंडिविजुअल जो आप कह रहे थे ना, ये है वो इंडिविजुअल। अगर आपने मिथिलेश, अगर आपने अपना मकान किसी को किराए पे दिया जो आपको 60,000 रुपये महीने का किराया देगा, 50,000 से ज़्यादा किराया देगा, तो वो आपका TDS काट लेगा साल के लास्ट में, ध्यान रख लेना। इस इंडिविजुअल के लिए टर्नओवर मैटर नहीं करती है। क्लियर हुआ? इंडिविजुअल वाला जो करते हैं आप। अगर 3 घर होंगे एक बंदे के और हर घर का 20-20 हजार किराया होगा तो उसको भी देना पड़ेगा? नहीं, तीनों मकान एक ही आदमी को किराए पे दिए हुए हैं। हाँ। तो एक आदमी देखो, A ने
ए के पास 3 मकान है, 1 2 3, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 3, और तीनों के तीनों उसने बी को किराए पे दे रखे हैं। अब बी से हर महीने कितना किराया दे रहा है? 60,000। विच इज ग्रेटर देन 50,000। हो गया ना 60,000। अलग अलग इंसान रह रहा होगा तो अलग अलग दे रहा हो तो कोई भी 50,000 से ज़्यादा नहीं दे रहा ना। देखो हाँ ठीक है, समझा। समझ गए ना। अगर अलग अलग दे रहा है, मान लो 3 मकान 3 अलग अलग लोगों को दे दिए, तो क्या कोई भी आदमी 50,000 से ज़्यादा किराया दे रहा है? नहीं दे रहा, तो बात ही खत्म हुई। अगर बी ने तीनों मकान किराए पे ले लिया, वो ये नहीं कह रहा है एक मकान का किराया, वो कह रहा है किराया, है ना, रेंटल इनकम। नहीं तो लोग क्या करेंगे, जिसके पास 3 मकान होंगे ना, वो 3 मकान के नाम पे एग्रीमेंट बनाएगा, 2 मकान होंगे 2 मकान के नाम पे एग्रीमेंट बनाएगा, रहना तो एक ही पे है ना, एग्रीमेंट बनाएगा 2 मकान पे, ताकि एक आदमी 3 नाम पे बना लिया 20, है ना, ये 20 के साथ 3 एग्रीमेंट बनाएगा, 20,000 किराया इसका, 20,000 किराया इसका, 20,000 किराया। क्योंकि इनकम टैक्स को पता है हिंदुस्तान में कितने भोले भाले लोग हैं, है ना, तो इसलिए इनकम टैक्स ऐसे रास्ते बंद करके चलता है। जो इनकम टैक्स एक्ट ड्राफ्ट करते हैं वो भी हिंदुस्तान में ही पले बड़े हैं ना, दिक्कत ये है। तो उन्हें पता है हमारे आसपास कितने भोले भाले लोग रह रहे हैं, तो वो 3 एग्रीमेंट बनाएंगे एक ही आदमी से, ताकि किसी भी मकान का किराया 50,000 से ज़्यादा ना हो। लेकिन अल्टीमेट आउटकम क्या आएगा, बी ने ए को किराया कितना दिया, 60,000, विच इज़ ग्रेटर देन 50,000। अगर वो ए 3 अलग अलग लोगों से किराए पे एग्रीमेंट ले ले, तो फिर तो 3 अलग अलग आदमी है, 3 अलग अलग लोग किराया दे रहे हैं, फिर तो कोई आदमी 20,000 50,000 से ज़्यादा नहीं दे रहा, फिर नहीं होगा, है ना। हम एक्ट बनाने वाले, मतलब एक्ट बनाने वाले और हम एक्ट को फॉलो करने वाले दोनों इसी पे मिट्टी में पले बड़े हैं, तो सबको एक दूसरे की नस नस का पता है कौन कहाँ क्या कर सकता है। इसलिए एक्ट बनाने वाले भी जितने रास्ते बंद हो सकते हैं उतने कर देते हैं पॉसिबली, और जो रास्ते खुले जाते हैं वो उनकी मजबूरी है, उन्हें वो बंद नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब। तो वहाँ से लोग कोई ना कोई बाईपास निकाल लेते हैं, थोड़ा मोटा हटा दो इसे, ग्रेटर देन 50,000 है, नहीं ग्रेटर देन 50,000, 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए किराया, हमेशा लिमिट ग्रेटर देन किस है ना, अप टू 50,000 नहीं है, ग्रेटर देन 50,000। चलो अब देखते हैं एक एग्जांपल। आप कौन सी कंपनी के अकाउंटेंट हो, याद है आपको? नौकरी है ना, नौकरी बदली तो नहीं है ना अभी? किसी ने जॉब चेंज कर दिया तो बता देना, अभी तो यहीं हो ना। 2,40,000 रुपये पर, 2,40,000 रुपये साल का, मतलब पर मंथ कितना होता है? हाँ जी, 2,40,000 रुपये पर मंथ, मतलब साल का कितना रुपए, ओह सॉरी महीने का कितना रुपए, 240 पर ईयर, मीन्स पर मंथ कितना होगा? 12,000। अच्छा 20,000। 20,000, ठीक है ना। तो पर मंथ 20,000 से ज़्यादा किराया होने पे टीडीएस कट सकता है, कट सकता है। अगेन ध्यान से सुनना। हाँ जी, ये 2 एग्जांपल हैं, ज़रा एक बार बताओ किस पे टीडीएस कटेगा किस पे नहीं कटेगा, या दोनों पे कटेगा? दोनों पे कटेगा। दोनों पे कटेगा, फ्लैट आंसर है। सर सेकंड वाले केस में टीडीएस नहीं कटेगा सर, क्योंकि सर 2 लाख तक ही अमाउंट रीच हो रहा है, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च तक। देखो 2 लाख और सर लिमिट सर 2,40,000 की है। ठीक है रे हर्ष, हर्ष की बात से कौन कौन सहमत है? क्या बात कर रहे हो हर्ष? 40,000 रुपये पर मंथ, अक्टूबर 2024 तक का किराया है ना, नवंबर 23 से अक्टूबर 24 पूरे 12 महीने होते हैं, 4 लाख हैं, पता नहीं मुझे, लेकिन 5 महीने की तो सर कैलकुलेट करेंगे, पता नहीं हर्ष, मुझे नहीं पता। देखो मेजोरिटी, मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ, आजकल इलेक्शन का टाइम चल रहा है, जहाँ मेजोरिटी होती है मैं उधर चले जाता हूँ। फिर अभी हर्ष अकेले हैं, बाकी हर्ष की बात से कौन कौन और ये हर्ष को सपोर्ट कर रहे हैं, हर्ष के हाँ जी मिथिलेश बताओ। कंफ्यूज हो गया अब तो। अरे हर्ष के वोट पड़ रहे हैं, हर्ष ने चेकमेट कर दिया। अजय फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक कटेगा, नहीं 31 मार्च से 24 तक, तो 5 महीने बन रहे हैं। अच्छा हाँ जी, अंबिका आप क्या कहते हो? अंबिका, नीरज आज आप चुप क्यों बेटा? नीरज सर मेरे ख्याल से, हाँ सर, हाँ बोलो सर सेकंड वाले में टीडीएस नहीं लगेगा, टीडीएस नहीं लगे। हाँ जी क्लास वाले बच्चों, मिथिलेश सॉरी बोलना पड़ा बेटा, बहुमत हर्ष के साथ ही है। अरे बात सुनो, ऐसा सोचो ना,
वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तो अकाउंटेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो है मोड़। ये अकाउंटेंट की ज़िंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ है मार्च का महीना, है ना। तो जब आपका मार्च में फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया तो 1, 2, 3, 4, 5 ही तो आएंगे, 5 तो 40 × 5 2 लाख, TDS काटना है 2,40,000 रुपये। तो इस 5 में, इस वाले फाइनेंशियल में नहीं काटेंगे, इसमें काटेंगे। इसमें काटेंगे, क्यों? क्योंकि इस फाइनेंशियल में लिमिट पार हो जाएगी। तो जब मैं अप्रैल का रेंट बुक करूंगा, देखो रेंट जनरली एडवांस पे होता है ना, महीने के शुरू में रेंट पे होता है। तो रेंट पे करो या बुक करो, मान लीजिए मैंने 1 अप्रैल को रेंट की एंट्री करी ड्यू की, तो रेंट अकाउंट डेबिट 30,000 टू TDS पेबल ऑन रेंट, या अंडर सेक्शन लिख लो, जो मर्जी लिख लो, एक नेचर अलग दिखानी पड़ेगी ना। सेक्शन लिखना है तो सेक्शन भी लिख सकते हो, अंडर सेक्शन 194I कितना 5%, अभी पढ़ के आए 5%, कितना 10 या 5? 5 वाले कौन है मेरे साथ? हाँ जी, 5 वाला कोई है? नहीं मान रहे तो मैं मान जाता हूँ, आप नहीं मान रहे तो। 194I में तो 10 है ना, वो B में था, IB है जिसे हम 10 पढ़ के आए हैं, टू मिस्टर A। हाँ, यहाँ कितना? नहीं, अब तो 27,000 हो जाएगा ना। 27। अब हर महीने यही एंट्री करोगे। अब क्योंकि देखो आपके पास एक्सप्रेस रेंट एग्रीमेंट है जो आपको बता रहा है इस साल में लिमिट पार हो जाएगी, तो आपको 3 × 8 = 24, 8 महीने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हर महीने 3,000 रुपये TDS काट सकते हो। अगर आपके पास एक्सप्रेस कोई एविडेंस है तो उस एविडेंस के बेस पे आप पहले दिन से TDS काट सकते हो। तो अब हर महीने ये एंट्री होगी, क्लियर है? और नीचे नो TDS इन फाइनेंशियल ईयर 23-24। अच्छा, 24-25 में कटेगा क्या? 24-25 में कट जाएगा। यस सर, उसमें कटेगा। तो मैं उसका ही बोल रहा था, क्या 24-25 में जाएगा। नेक्स्ट ईयर का। नेक्स्ट ईयर कटेगा? हाँ सर, कटेगा सर। कट जाएगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा। नहीं कटेगा, अभी भी मना कर रहे हैं। सर 2,40,000 से ज्यादा बच्चे, बराबर? बट उसके लिए 40,000 आ गए। क्या बोल रहे हो अलीसा, क्या बोल रहे हो आप? सर जैसे इन्होंने कहा ना कि जैसे 24-25 का होगा तो करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में वैसा नहीं है ना। क्वेश्चन में तो पीरियड ऑफ 2023 से 24 का दिया है ना। हाँ तो ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में TDS नहीं कटा क्योंकि रेंट 2 लाख ही गया। अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में TDS कटेगा या नहीं कटेगा? रेंट तो उसे अगले साल भी दोगे ना आप? कटेगा सर, कटेगा सर। 2,80,000। कितना हो रहा है? 24-25 में तो कटेगा। 24-25 में 2,80,000। तो TDS कटेगा, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। कितने हो गए ये? 7 महीने, 4 × 7 = 28, 2,80,000। तो TDS कहाँ काटे हैं? यहाँ लास्ट में, अक्टूबर के महीने में। जब हाँ मंथली, जब आपको पता है, एविडेंस है आपके पास, तो हर बार ही काटते रहोगे यहीं पे, है ना, यहीं काटते रहोगे। मंथ लास्ट का इंतजार करके भी उतना ही काटना पड़ेगा ना। क्यों बेकार में दूसरे को भी फाइनेंशियल ट्रबल में डाल रहे हो, अपने आप भी फाइनेंशियल बेकार में ट्रबल में आओगे। मकान मालिक सोचेगा कि इस महीने मुझे 40,000 रुपये मिल रहे होंगे, आप बोलोगे तू घर से भी थोड़े पैसे ले आ, या उसे 4 × 8 = 32, कितने 28,000 रुपये काट के 12,000 रुपये का चेक दे रहे होगे। जब उसे 12,000 रुपये का चेक दोगे तो सोच लो वहीं खड़े होकर लड़ेगा, हो सकता है ताला लेके आए दूसरे दिन, है ना भाई। देखो एक आदमी को पता है कि हर महीने मेरे पास 40,000 रुपये की इनकम आ रही है, तो उस हिसाब से प्रोजेक्शन करके रखता है ना हर आदमी। और आप उसे अक्टूबर के महीने में बोले भाई साहब आपका 28,000 रुपये का तो TDS कट गया, ये लो 12,000 रुपये का चेक। तो उस 12,000 के चेक पास होते ही पहले ताला खरीद के लाएगा, ध्यान रखना। तो है ना, देखो दूसरे के ऊपर अगर फाइनेंशियल बर्डन डालोगे अपनी गलती से, तो वो लड़ेगा ही लड़ेगा ना। जब आपको उसे वो कहेगा भाई आपको पता है TDS कटना तो हर महीने काटना था, मैं इकट्ठे नहीं कटवा रहा। अब क्या इनकम टैक्स इस बात को मानेगा कि मकान मालिक ने इकट्ठे TDS नहीं कटवाया तो तुमने भी इकट्ठे जमा नहीं करा? इनकम टैक्स को इस बात से कोई लेना देना है?
जैसे ही यहाँ 2,40,000 से पूरा होगा इनकम टैक्स को, इस रेट तक पूरा टैक्स चाहिए। आप कैसे काट रहे हो आपकी सिरदर्दी है, डिपार्टमेंट की सिरदर्दी नहीं है। तो यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा, यहाँ पे टीडीएस कटेगा। आप क्लियर हो गया दोनों? ये हटा दूँ या नोट कर रहे हो? चलो एक और लिखते हैं ना। हाँ जी, किसका टीडीएस कटेगा किसका नहीं कटेगा? तीनों का नहीं कटेगा। चलो गुड। सेकंड का कटेगा, केवल 2 का कटेगा। सेकंड का ही कटेगा, सभी लोग कह रहे हैं ना, ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं। यस सिमरन, सेकंड वाले को तो कटेगा, बाकी का अपने आप सोच लो। हाँ जी, थर्ड वाले का भी कटेगा। नहीं, फर्स्ट ईयर की बात करें, अभी हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं। पहले हम केवल फाइनेंशियल ईयर 23-24 का मामला सुलटाएंगे, फिर सेकंड ईयर की बात करेंगे। 50 वाली कहाँ से बात है बेटा? NIFM है, आप NIFM के अकाउंटेंट हो? पैन नंबर तो मकान मालिक का लिखा है बेटा। मकान मालिक तो किराया तो राकेश को दोगे ना, किराया तो राकेश को दोगे। NIFM ने दुकान ली, NIFM ने गोडाउन लिया, NIFM ने एक ऑफिस ले लिया किराए पे। पैन नंबर तो वैसे लिख दिया। सेकंड वाले का कटेगा सितंबर से लेकर मार्च तक। कितने महीने होंगे? 7 महीने। 3 सत्ते 21, एग्जैक्टली 240 ही तो हो रहा है, 245 हो रहा है। 3 सत्ते 21 और 5 सत्ते 35, 245 हो गया, 245 हो गया। ठीक है, तो 245 होने की वजह से इसका तो कटेगा। इसका क्लियर है ना सबको? क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में 7 महीने टीडीएस जाएगा, 7 महीने का टीडीएस होगा 245। और रेंट, सॉरी ये रेंट होगा। अगर रेंट 245 होगा विच इज एक्सीडिंग 2,40,000 तो टीडीएस कटेगा। टीडीएस यस, बाकी दोनों में नहीं कटेगा। क्लियर है सबको? क्लियर है? हाँ बोलो बोलो सर। हाँ बोलो। सर, बाकी दोनों में सर लैंडलॉर्ड सर सेम है सर, मिस्टर राकेश। हाँ, मतलब हम लोग सर NIFM है और सर हमने उनसे 2 प्रॉपर्टी अगर रेंट में ली तो सर 40,000 एक तरीके से हम उन्हें मंथली रेंट पे कर रहे हैं। 2,80,000 हो गया वो इस मतलब 2023 टू 2024 तक का। तो काटना चाहिए टीडीएस। बताओ जी, हर्ष की बात से कौन कौन सहमत है? आप गलत सोच रहे हो कॉम्पो। That was for the salaried employee. This property has taken out on the lease by company. You're talking about the where the tenant is salaried person. Here the tenant is NIFM Limited. It is not a salaried person. I wrote PAN number for to showing you that this Rakesh and this Rakesh is same. Only for this purpose. आपको ये ना लगे कि 2 राकेश दुनिया में, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपका होता है सर राकेश कोई दूसरा भी तो हो सकता है दुनिया में, है ना? तो मैं भी एक्ट पढ़ के कुछ रास्ते बंद करना सीख गया हूँ, इसलिए मैंने पैन नंबर लिख दिया कि अब दोबारा ये मत बोल देना कि पहले राकेश कोई और भी तो हो सकता है। तो ये दोनों राकेश सेम है। अब कटेगा। हाँ जी, जो हर्ष की ऑब्जर्वेशन है उसके साथ कौन कौन जाना चाहेगा? बाकी जो नहीं जा रहे हैं फिर अपनी ऑब्जर्वेशन बता दो। हाँ जी, मतलब प्रोप्राइटर होगा ना राकेश को? राकेश कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता ना बेटा। राकेश तो आपके NIFM से रेंट कमा रहा है। राकेश कोई भी हो, प्रोपराइटर हो, इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, कोई लेना देना नहीं राकेश से आपको। वो तो आपसे रेंट कमा रहा है। आप तो NIFM के अकाउंटेंट हो, आपको देखना है कि राकेश को किराया देने से पहले टीडीएस काटना है या नहीं काटना है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो 194IB से। मैं 194I पढ़ा रहा हूँ, IB पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। IB जब पढ़ाऊँगा तो बोलूँगा कि राकेश एक सैलरीड एम्प्लॉई है और उसने एक मकान किराए पे लिया है नवी मुंबई में, किराया देता है 60,000 रुपये पर मंथ। ठीक है मिथिलेश? आपके यहीं रुकाना पड़ेगा उसे। जब 194IB पढ़ेंगे तब आपका ही मकान किराए पे दिलाएंगे, चिंता मत करो, 60,000 रुपये महीने कमाएंगे हम। अभी तो NIFM ने किराए पे लिया। हाँ जी बोलो सर बोलो। सर वो 1/9 से लेके तो मार्च तक का टीडीएस कटेगा रेंट? 1/9 से मार्च तक। 1/9 से मार्च तक कितना होगा? 25,000 इंटू 7 नहीं 25 में 15 25। मतलब आप ये कह रहे हो कि सितंबर से 40,000 रुपये टीडीएस कटेगा
यही कह रहे हो ना? तो यानी कि इस वाले केस में अप्रैल 23 से अगस्त 23 तक क्या करूं? टीडीएस काटूं या ना काटूं, ये बताओ। अब इस पीरियड का बताओ, सितंबर से फिर बाद में करेंगे। 15,000 रुपये का जो राकेश को किराया दे रहे हैं उसमें अप्रैल 23 से अगस्त 23 तक टीडीएस किराया काटो, टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? आज परसों वाली कड़कनेस नहीं आ रही आवाज में। नहीं कटेगा सर, नहीं कटेगा। 75,000 नहीं कटेगा। पक्का? ऊपर 8 लोग बैठे हैं, 8। 9वां मैं ही चिल्ला रहा हूँ इधर से, ठीक है? 8 लोग ऑनलाइन हो, केवल 2 लोग या 3 लोगों का आंसर आ रहे हैं, बाकी लोगों ने क्या टीम लीडर अपॉइंट कर दिए क्या? 2-3 बच्चे, तुम ही बोलना हम तुम्हारे साथ हैं, नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा है क्या? सबको बोलना है, सबको इक्वली पार्टिसिपेट करना है, तभी आपको पता लगेगा आपको क्या चीज़ समझ आ रही है क्या नहीं आ रही है। चलो मई से ले लो, गुस्सा खराब है, मई से ले लो। चलो मई से ले लिया। अभी तो बिल्कुल नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। अच्छा पहले कुछ चांस था अगर इधर अप्रैल लिखता तो? पहले भी वही बात थी मिथिलेश, बिल्कुल नहीं कटेगा। नो टीडीएस, ये इस पीरियड में कोई टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है? अब सितंबर में क्या गड़बड़ हुई? सितंबर में आपने इसी आदमी से दूसरी प्रॉपर्टी किराए पे ले ली। अब आप सितंबर से कितना किराया दे रहे हो उसे? 40,000 रुपये। और यहाँ तक कितना किराया दे चुके हो उसे? 15,000 इंटू कितना दे चुके हो? कितना किराया दे चुके हो? 4 महीने 8 क्यों? पता नहीं बेटा, मेरे को नहीं पता, जो बच्चे बोल रहे हैं लिखना। देखो मई जून जुलाई अगस्त है ना, कैलेंडर भी पढ़ाने चाहिए। तो मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने आपने किराया दिया 60,000। तो अब यहाँ पे मिथिलेश वाली बात ठीक लगती है, बिल्कुल नहीं कटेगा टीडीएस, ठीक है? अब आपने क्या करा, सितंबर में इस आदमी से एक प्रॉपर्टी और किराए पे ले ली। अगर आप सितंबर से चेक करोगे तो सितंबर से मार्च फाइनेंशियल कहाँ खत्म होगा? मार्च में, यानी कि कितने हो गए? 7 महीने। इसी को बता रही थी 25,000। मैं वहाँ हूँ, आप यहाँ चले गए, ये क्या हुआ? हम 2 अलग अलग जगह चले जाएंगे तो ऐसे गड़बड़ होगी बच्चा। 25,175। अब कटेगा टीडीएस? नहीं कटेगा। अभी भी नहीं 40,000 आएगा टोटल। सिर्फ 15,000 नहीं काउंट करना है क्या? टोटल 40,000। 2,35,000 आएगा। अभी आप ऊपर वाले उसका क्या थी, शॉप का किराया भी तो दे रहे हो इस पीरियड में, कितना हुआ? अपने आप गुणा भाग लगा लो सर। ओहो 3 लाख। मेरा तो टेबल खराब है, आपका भी खराब है, हे भगवान। तो 105 आएगा। हाँ तो अब तो मैं मिटा दी, अब तो मैंने सही पहाड़ा पढ़ लिया। मेरी तो टेबल खराब है, आपकी भी खराब है, तो मैं सेफ हूँ मतलब, है ना? कितना हो गया ये? 2,80,000। अब टीडीएस कितने में कटेगा बता दो मुझे बस। 2,80,000। 2 लाख पक्का? 2,80,000 रुपये टीडीएस कटेगा पक्का? अड़े रहना, अड़े रहना अपनी बात पे, हिलना मत। दोबारा सोच लो, एक बार और सोच लो। 15,000 का सब महीना पूरे अमाउंट पे कटेगा सर, वाला 60 वाला भी सब। हाँ इस 60 पे भी कटेगा, जिस दिन लिमिट पार होती है सब पे कटता है। 3,40,000 रुपये टीडीएस काटना है। ये 60 भी तो इसी फाइनेंशियल ईयर में पे करा है और राकेश को ही पे करा है। मंथली वाले में उस टाइम नहीं कटेगा। उस टाइम नहीं कटेगा, लेकिन जब यहाँ लिमिट पार होने लग जाएगी, जैसे ही आप देखो क्या होगा, यहाँ तक तो आपको देखो, हम फिर मैंने आपको बोला कि हम अकाउंटेंट हैं, ज्योतिषी नहीं है ना। हम माथे की लकीर देख के नहीं बता सकते आप सितंबर में भी कोई प्रॉपर्टी किसी से किराए पे ले लोगे, या हाथों की लकीर देख के नहीं बता सकते। जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तो हमें नहीं पता। लेकिन जब सितंबर में एग्रीमेंट हुआ और पता लगा 25,000 रुपये, यही कैलकुलेशन हमने सितंबर में कर लेनी है कि 25,000 इंटू 7, 15,000 इंटू 7, 280 हो गया, लिमिट तो वैसे पार हो गई। 60,000 ये भी दिया। तो पहली बार जब आप किराया काटोगे तो आप पहली बार जब टीडीएस काटोगे किसके से काटोगे? 25,000 रुपये महीने का काटोगे, 15,000 रुपये इस महीने का काटोगे, सितंबर के महीने का रेंट, ये भी सितंबर का है, ये भी सितंबर का है। 60,000 जिस पे पहले नहीं काटा उस पर भी टीडीएस काटोगे।
ठीक है, पहली बार TDS कटेगा इस पे, अगली बार से 40-40 हज़ार पे फ्लैट हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुस्कान क्या हुआ, बहुत दूर चली गई बात क्या? 5 5 10 6 3 9 और 1 10। पहली बार आप 1 लाख रुपए पे TDS काटोगे। समझ आया 1 लाख पे TDS क्यों कट रहा है? किस किस को समझ नहीं आया ये बताओ? किस किस को ये बात समझ नहीं आई? नहीं आई तो नहीं आई, दोबारा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो जब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, हाँ फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। देखो पहले, सबसे पहले जब सितंबर में आपने इस आदमी से ऑफिस किराए पे लिया तो आपको पता लगा सितंबर का जब आप किराया दोगे, ऑफिस का भी दोगे 25,000 रुपये पर मंथ, और सितंबर का ये दुकान का भी किराया दोगे 15,000 रुपये पर मंथ। अब सितंबर से आपका किराया, जो किराया अभी तक 15,000 राकेश को देते हो, सितंबर से आगे 40,000 रुपये पर मंथ हो गया। अब 40,000 रुपये पर मंथ होने की वजह से आपको पता लगा 7 महीने किराया जाएगा तो 2,80,000 का लिमिट तो पार हो जाएगी। तो आपने, जब आपको सितंबर में पता लग गया लिमिट पार हो गई, तो इस साल में आपने 60,000 रुपये किराया और दे चुके हो ना अगस्त तक, तो इस पे तो TDS काटा नहीं आपने। क्यों नहीं काट रहे थे? क्योंकि लिमिट पार नहीं हो रही थी। ज्योतिष हम हैं नहीं, अगर आता भी हो तो अकाउंट्स में मत लगाना ज्योतिष का काम। किसी को अगर एस्ट्रोलॉजी आती भी हो तो अकाउंट्स में मत अप्लाई करना, नहीं तो पता नहीं किस किस का TDS काट लोगे आप, बाद में पता लगा एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। तो पहले बार जब सितंबर में TDS काटोगे तो इसका 10% काटोगे, ठीक है, 1 लाख का 10%, 10,000 रुपये हो गया। अब आपने, यानी कि जब सितंबर में उसे रेंट दोगे तो कितना रेंट दोगे सितंबर में? सितंबर में रेंट का चेक कितना दोगे मकान मालिक को? सितंबर में रेंट का चेक मकान मालिक को कितना मिलेगा? यही तो कुछ चीज़ें जो मज़ा आ रहा है TDS पढ़ने में, नहीं तो नींद आ जाती है अभी तक तो। हाँ 25 तक कैसे भी नहीं है। हाँ जी, सितंबर का जब मकान मालिक को सितंबर का चेक दोगे तो 1,90,000 रुपये का दोगे या 30,000 रुपये का दोगे या कितने का दोगे? पता नहीं, मुझे नहीं पता कितने का। 30,000, क्योंकि 60,000 का किराया ऑलरेडी पेड है। ये तो ऑलरेडी पेड है ना, हर महीने किराया दे रहे हो आप, अप्रैल से अगस्त, मई से अगस्त तक। नहीं समझा? नहीं, वो 40,000 तो पे करेंगे, उसका 10% काट लेंगे TDS, फिर मकान मालिक को एक्सपेंस तो हम 40,000 के अप्रैल से हम एक्सपेंस 40 का बुक करेंगे, मकान मालिक को चेक कितने का देना है? TDS काट के 30,000 को मकान मालिक को 30,000 का चेक देंगे, क्योंकि उसको बोलेंगे भाई देख TDS कट गया तेरा, इस पे भी और जो पुराना नहीं काटा था उस पे भी, तो 40,000 तेरा ड्यू होता है, इस महीने चेक मिलेगा 30,000 रुपये का, आगे की कहानी। अब कितना होगा? अगले महीने से क्या करेंगे हम? 4-4 हज़ार रुपये TDS कटता रहेगा, अगले महीने से 4-4 हज़ार रुपये TDS कटता रहेगा। क्लियर है? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है।